नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके, जीएस, साइंस और एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले जो आपकी एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे। और दोस्तों हर शिफ्ट में यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। तो याद रखना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। और कब की गई है तो याद रखना है सन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यहां से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के बाद अगर हम बात करें तो जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो याद रखना है ये राखलदास बनर्जी ने की। और कब की तो सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया। तो आप सभी जानते हो कि तराइन का जो युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया। तो याद रखना है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में आपका जो तराइन का युद्ध है ये होता है। और ये क्वेश्चन आपका अभी हर शिफ्ट में एग्जाम में तराइन के युद्ध से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखना है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में कहां से आए थे। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आर्य लोग थे ये भारत में कहां से आए थे। तो याद रखना है ये केंद्रीय एशिया से भारत में आए थे। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आर्य लोग हैं ये भारत में कहां से आए थे। तो ये केंद्रीय एशिया या मध्य एशिया से आए थे। और ये बात किसने बताई दोस्तों, तो ये बात बताई आपका मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने ये बात कही है कि जो आर्य लोग थे ये भारत में मध्य एशिया से आए थे। इंपोर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है मुगल काल में अगर देखें तो जो आपका सूरत है, इस सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत आपका किस राज्य में आता है दोस्तों, तो ये गुजरात में आता है, गुजरात में। और यहाँ पर मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहां पर आरंभ हुआ। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी जानते हो कि नृत्य से डेली आपका एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी नृत्य की तो ये कहां पर होता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में होता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कुचिपुड़ी नृत्य का, तो इसको आपको याद रखना है। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। आर्य समाज की, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है जो आपका मोहम्मद गजनवी था, यहाँ पर गजनवी आएगा। तो मोहम्मद गजनवी की हम बात करें तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा जो आपका सोमनाथ का मंदिर है इसको लूटा गया था। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। और जो मोहम्मद गजनवी था इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया। तो याद रखना है दोस्तों जो दिल्ली का लाल किला है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। शाहजहां के द्वारा दिल्ली का लाल किला बनवाया गया, ताजमहल बनवाया गया शाहजहां के द्वारा। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी है। दोस्तों याद रखना हिस्ट्री से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। तो आप सभी जानते हो कि जनरल डायर जो था, इस जनरल डायर ने अंधाधुंध वहां पर गोलियां चलाई थी। तो याद रखना है जनरल डायर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो सती प्रथा पर लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कल ही एग्जाम में पूछा गया कि संगीत का संबंध कौन से वेद से है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, पुराणों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है दोस्तों अगर आपसे पूछे पुराणों की संख्या कितनी है तो पुराणों की संख्या 18 है। और अगर आपसे पूछे वेद की संख्या कितनी है, वेद की संख्या 4 है। और सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ये 2-3 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो इंद्र देवता है, इन इंद्र देवता के लिए जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। और याद रखना है दोस्तों इंद्र देवता का ऋग्वेद में 250 बार आपको उल्लेख देखने को मिलता है। अगला,
प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जाना जाता था? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों, प्राचीन भारत में जो स्वर्ण के आभूषण थे इनको निष्क के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखना है सबसे इंपोर्टेंट, तो गायत्री मंत्र की जो उल्लेख है ये कहां पर आपको देखने को मिलता है? तो जो ऋग्वेद है ना, इस ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है। और इसकी जो रचना की गई ये किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा आपके गायत्री मंत्र की रचना की गई है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये क्वेश्चन भी आपका परीक्षा में पूछा गया कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो याद रखना है दोस्तों, जो घनानंद था ये नंद वंश का अंतिम सम्राट था। और घनानंद को हराकर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना है नंद वंश के बाद में मौर्य साम्राज्य आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और याद रखना है दोस्तों, जो नंद वंश था ना, इसका मान शक्तिशाली राजा था महापद्मनंद। और इस महापद्मनंद को एक राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, एक राष्ट्र के नाम से महापद्मनंद को जाना जाता था। अगला, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखना है दोस्तों, जो सांची का स्तूप है ये अशोक के द्वारा बनाया गया। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का संबंध कौन से वंश से था? तो मौर्य वंश का शासक था अशोक, और इसी के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया। ठीक है। अगला, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो याद रखना है दोस्तों, जो खजुराहो के मंदिर है इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया। अगला, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो ये मोहम्मद गोरी को माना जाता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो याद रखना है दोस्तों, नहर का निर्माण कराने वाला जो प्रथम सुल्तान था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक उसका नाम था। अगला, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, 1947 में भारत की आजादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम है जेबी कृपलानी साहब। कौन थे? जेबी कृपलानी साहब आपके उस समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। अगला, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो याद रखना है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची है वो सर सीरियल लेट क्लिप के द्वारा खींची गई है। और इसीलिए अपन कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिप है, क्योंकि ये सर रेड क्लिप के द्वारा ये लाइन बनाई गई थी। अगला, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? सोच समझकर यहां पर जवाब देना। 1946 में जो अंतिम कैबिनेट की बैठक हुई थी, अंतरिम कैबिनेट की, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। अगला, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन था? तो याद रखना है दोस्तों, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। और ऐसा शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसी को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अगला, सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की? तो याद रखना है दोस्तों, ये किए आपके एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक। तो याद रखना है, जो ल्यूवेनहोक था इसने सबसे पहले जीवाणु की खोज की। और अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो जीवित कोशिका है, इस जीवित कोशिका की खोज भी किसके द्वारा की गई? तो ये भी ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई है, जीवित कोशिका की खोज। अगला, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो याद रखना है दोस्तों, जो ध्वनि प्रदूषण है ये किसमें नापा जाता है? तो ये डेसिबल में नापा जाता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, ध्वनि प्रदूषण नापने का यंत्र क्या है? डेसिबल है। अगला, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों को बचाने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखना है दोस्तों, सूरज से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उससे अपने को ओजोन गैस बचाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ओजोन गैस। अगला, मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान क्या है? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आपका मूत्र होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान क्या है? तो याद रखना है, इसका पीएच मान लगभग 6 होता है, 6 होता है। अगला, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखना है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, रतौंधी रोग आपका विटामिन ए की कमी से होता है।
अगला, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एक तो आपका मोनोसेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड, एक डाइसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड, और एक पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो ये 3 प्रकार के आपको कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और याद रखना है दोस्तों, शरीर को तुरंत एनर्जी कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार की क्या होती है? शर्करा होती है। ये आपको याद रखना है। अगला, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो याद रखना है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसका अनुपात 1:2:1 होता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपके लिए। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, ये 1:2:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है, रक्त का थक्का ना जमना। अगर आप में विटामिन के की कमी है तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है आपका जनन शक्ति का कम होना या बांझपन होना। ये आपको किसके कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगला, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? ये आपका रिकेट्स रोग है। रिकेट्स रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। अगला, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? तो आप सभी जानते हो कि मनुष्य के हृदय में टोटल 4 कोष्ठ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। अगला, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कब की? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट बात तो ये याद रखना है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज किसने की? तो ये विलियम हार्वे ने की। कब की? तो 1628 ईस्वी में की। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों केकोलॉजी। क्या कहा जाता है? केकोलॉजी कहा जाता है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को। अगला, निम्न में से सर्वग्राह्यता किस रक्त समूह को कहा जाता है? तो ऐसा रक्त समूह जो सभी से ब्लड ले सकता है, उसका नाम क्या है दोस्तों? ये ए बी है। ये ए बी जो ब्लड समूह है, ये सभी से ब्लड ले सकता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त समूह ओ को कहते हैं, याद रखना है दोस्तों, जो रक्त समूह ओ है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सर्वदाता रक्त समूह। मैंने अभी आपको बताया कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ये सभी से ले सकता है, और जो ओ है, ये सभी को दे सकता है। ये इंपोर्टेंट, तो ये सर्वदाता है, ये सर्वग्राही है। निम्न में से रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई है? तो याद रखना है दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। महाभारत के लेखक कौन है? तो याद रखना है, आप सभी जानते हो कि वेद व्यास जी जो है महाभारत के लेखक है। अगला, पंचतंत्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो विष्णु शर्मा जी जो है, इन्होंने पंचतंत्र नामक बुक लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, शाहनामा के रचयिता कौन है? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो शाहनामा बुक है, ये किसने लिखी? तो ये फिरदौसी की बुक है शाहनामा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला, हुमायूं किसकी कृति है? हुमायूं नामा। तो याद रखना है दोस्तों, जो हुमायूं नामा बुक है, ये किसने लिखी? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी। गुलबदन बेगम ने, ये गुलबदन बेगम हुमायूं की बेन थी, और हुमायूं के ऊपर इसने बुक लिखी है, गुलबदन बेगम ने। अगला, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो याद रखना है, मुद्रा राक्षस किसकी बुक है? तो याद रखना है, ये विशाख दत्त की बुक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक बुक आती है दोस्तों राज तरंगिणी। राज तरंगिणी एक बुक है, जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कलन साहब है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और ये मुद्रा राक्षस वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है। कामायनी के लेखक कौन है? तो याद रखना है दोस्तों, जो कामायनी बुक है, ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की कामायनी। अगला, गोदान किसकी रचना है? तो आप सभी जानते हो मुंशी प्रेमचंद जी की जो रचना है, ये गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला, नंगा पर्वत अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नंगा पर्वत है, ये कहां पर है? तो याद रखना है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आपका नंगा पर्वत है, और उत्तराखंड में याद रखना है दोस्तों नंदा पर्वत है। नंदा पर्वत उत्तराखंड में और नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। अगला, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, जो मेघालय है, इस मेघालय राज्य में आपको गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी देखने को मिलती है।
अगला, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान आपके मर्ग कहलाते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। ठीक है। अगला, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखना है, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का जो उत्पादन कर रहा है ये तमिलनाडु कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखना है दोस्तों, जो कर्क रेखा है ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, 8 राज्य। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो याद रखना है दोस्तों, अगर संयुक्त बैठक कौन बुलाता है ये पूछे तो बुलाता तो कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों, बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, लेकिन यहां पूछा कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो याद रखना है दोस्तों, पानी से भरी जो बाल्टी है इसकी गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण भी प्रकाश का अपवर्तन है। पहली चीज, अगर आपसे पूछे कि पानी में कोई डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देता है तो इसका कारण भी क्या है? तो इसका कारण भी आपका अपवर्तन है। ठीक है। और पानी में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण भी अपवर्तन है। ठीक है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है, 746 वाट। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए आपकी अल्पतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। देखो, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और आपका राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? तो याद रखना है दोस्तों, जो एंगस्ट्रॉम होता है इसके द्वारा तरंगदैर्घ्य नापी जाती है। तो तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? ये आपका एंगस्ट्रॉम है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों? तो याद रखना है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में कौन सा चश्मा लगा होता है? तो याद रखना है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु से नहीं दिखाई देती, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए अवतल लेंस की जरूरत होती है, अवतल लेंस की जरूरत होती है। अगला, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर है। दोस्तों यहाँ पर देखो, ऑप्शन में ओम बाई मीटर है, लेकिन यहाँ पर ओम इंटू मीटर अपने को लगाना है। प्रतिरोधकता का मात्रक ध्यान से लगाना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो ये डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। अगला दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा अपन मैप के बारे में चर्चा कर लेते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में परिवहन से संबंधित बात करें तो मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी। और अगर आपसे पूछे कि सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों, 15वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ये आपका NH46 मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH46 से आपको याद रखना है, NH46 जो कि आपका मध्य प्रदेश में ग्वालियर से चलकर बैतूल में होता हुआ नीचे महाराष्ट्र में जा रहा है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल, होशंगाबाद और बैतूल, इतने जिलों में ये NH46 निकल रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे पूछे तो सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? 135 बीबी है, 135 बीबी है। और ये आपका मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश की सीमा पर देखने को मिलता है। तो 135 बीबी सबसे छोटा, 46 सबसे बड़ा है। अगला, मध्य प्रदेश में पशुधन की बात करें दोस्तों, तो जो आपका मुरैना है ना, इस मुरैना में सर्वाधिक भैंसें आपको देखने को मिलेगी। बात करें शिवपुरी की, तो यहाँ पर अगर शिवपुरी की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक भेड़ें आपको देखने को मिलेगी। बात करें अगर अपन यहाँ पर टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़ में सर्वाधिक पशु का घनत्व इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा पशु का घनत्व कहां पर है? तो ये आपका टीकमगढ़ में। सर्वाधिक गोवंश कहां पर है दोस्तों? गोवंश और सुअर, ये रीवा में है, रीवा में। सर्वाधिक पशु कहां पर है? तो सीधी में है। उसके बाद न्यूनतम पशु कहां पर है? तो न्यूनतम पशु होशंगाबाद में है। और न्यूनतम पशु घनत्व कहां पर है? तो ये बुरहानपुर में।
सर्वाधिक बकरियां कहां पर है, ये धार में है। और सर्वाधिक ऊंट कहां पर है दोस्तों, तो ये मंदसौर में है। इस प्रकार से ये आपका इंपोर्टेंट मैप था जिसमें मैंने सारी चीजें आपके सामने क्लियर करवा दी। सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है, मुरैना में। सबसे ज्यादा भेड़े कहां पर है, शिवपुरी में। सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर है, मंदसौर में। सबसे ज्यादा बकरियां कहां पर है, धार में। न्यूनतम पशु कहां पर है, बुरहानपुर में। और न्यूनतम पशु का घनत्व कहां पर है, होशंगाबाद में। सर्वाधिक पशु कहां पर है, सीधी में। और पशु का सर्वाधिक घनत्व कहां पर है, टीकमगढ़ में। और गोवंश या सुअर कहां पर है, सबसे ज्यादा रीवा में है। तो ये आज की इंपोर्टेंट क्लास थी जिससे आपका एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।